जब मैंने बच्चा समझकर अपने देवर को अपने बिस्तर पर सुला लिया, फिर उसने मेरे साथ वो किया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम रश्मि है और मेरी उम्र 24 साल की है। मेरे पति दूसरे शहर जा रहे थे जब उन्होंने खास कर मुझसे बोला कि मेरे छोटे भाई का ख्याल रखना। वो सिर्फ 11.5 साल यानी तकरीबन 12 या 11 साल का था और मैं मान गई। अब मैं उसे रोज स्कूल छोड़ने जाती और लेने भी जाती और रात को वो मेरे ही कमरे में सोता। जब एक दिन मेरी मुलाकात उसके सर से हुई तो उसे मैं ये देखकर डर गई कि वो मेरा पुराना आशिक था। मैं घर वापस तो आ गई, लेकिन ये बात मेरे देवर को पता चल गई और वो अब मुझे बार बार ब्लैकमेल करता रहा कि वो भाई को बता देगा अगर मैंने उसकी एक शर्त पूरी नहीं की तो। मैं समझी कि वो मुझसे पैसे मांगेगा या फिर कोई और चीज़, लेकिन मेरी जान निकल गई जब उसने मुझसे कहा। मेरी शादी को अभी 3रा महीना हुआ था। जिंदगी बहुत ज़्यादा हंसी खुशी से गुजर रही थी। मेरे घर में हम सिर्फ 3 ही लोग थे, मैं, मेरा पति और मेरा देवर। एक दिन मेरे पति को जॉब के सिलसिले से बाहर दूसरे शहर जाना पड़ा और वो मुझसे कहकर गए कि मेरे भाई का ख्याल रखना। और मैंने अपनी मोहब्बत का इम्तिहान दिया और मैं अपने देवर को बहुत ख्याल रखती थी क्योंकि वो अभी बच्चा था और मुझे शुरू से ही बच्चों से बहुत प्यार था। मैं उसे खुद ही स्कूल छोड़कर आती थी और फिर छुट्टी के वक्त उसे खुद ही लेकर आती थी। स्कूल मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, मुझे आने और जाने में बस 15 मिनट ही लगते थे। लेकिन मैं इस बात से हैरान थी कि ये बड़ा हो रहा है, लेकिन मेरे पति को न जाने क्या परेशानी थी। वो तो ये बात समझते ही नहीं थे कि मेरा भाई अब बड़ा हो गया है, उसे खुद अपना ख्याल रखने आना चाहिए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें किसी से कोई खतरा है, तभी वो भाई को ऐसे छुपा छुपा कर रखते हैं। लेकिन मैंने इस बात पर कोई ज़्यादा बहस नहीं की और फिर मैंने अपने पति का ख्याल रखते हुए अपने देवर का ख्याल भी ऐसे ही रखना शुरू कर दिया जैसे मेरे पति रखते हैं, जैसे वो कोई छोटा बच्चा है। मैं जब एक दिन उसे स्कूल छोड़ने गई तो कोई स्मार्ट सा इंसान अंदर स्कूल जा रहा था। उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई क्योंकि वो कोई और नहीं, वो तो मेरा पुराना आशिक था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये यहाँ कैसे? ये तो मर चुका था कुछ साल पहले, तो फिर ये यहाँ कैसे आया और वो अभी जिंदा सही सलामत मेरे सामने कैसे खड़ा है? मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। ये सब कैसे हो गया? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी और उसकी मुलाकात यहाँ पर यूँ ऐसे बीच रास्ते में हो जाएगी। जिंदगी के ऐसे मोड़ पर वो मेरे सामने कैसे आ सकता है? वो मुझे इस तरह से कैसे मिल सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो तो एक हादसे में इस दुनिया से चला गया था। मुझसे इससे आगे कुछ सोचा ही नहीं गया और मैं अमर मतलब कि अपने देवर को लेकर अपने घर आ गई। और जब मैं घर आई तो मेरे पसीने छूटे हुए थे। अमर मेरे पास आया और आकर पूछने लगा कि भाभी तुम्हें क्या हुआ है? जब मुझसे पूछ रहा था तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने जल्दी से अपना चेहरा नीचे कर लिया ताकि उसे मेरा राज ना पता चल जाए। वो अभी तक मेरे ही पास खड़ा रहा था। उसने मुझे पानी दिया। मैंने उसके हाथ से पानी का ग्लास लिया, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरे हाथ से पानी का ग्लास जाकर गिर गया क्योंकि अमर को देखने का अंदाज बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं ये समझूं कि ये कोई 11 साल का लड़का है। वो बहुत ही ज़्यादा प्यासी नज़रों से मुझे देख रहा था। मैं इतनी ज़्यादा बेचैन हो गई थी कि मैंने उसका हाथ बाजू से पकड़ उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और अपने कमरे की कुंडी लगा दी। मैं जब बेड पर लेटी हुई थी तो मेरे जिस्म बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। मेरे लिए ये बात बर्दाश्त से बाहर थी कि मैं एक 12 साल के लड़के के इस कदर डर गई हूँ। लेकिन मैं क्यों डर रही हूँ? मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, मैं इस तरह से क्यों डरूँ? मैंने अपने दिल में खुद ही सोचा और फिर खुद ही अपने दिमाग से डर निकालकर फेंक दिया। फिर ये सोच मुझे परेशान करने लगा कि आखिर क्यों मैं उससे इतना घबरा रही हूँ। मैंने अपने दिल को थोड़ा सुकून और तसल्ली दी और फिर कमरे से बाहर निकल गई।
अमर भी घर से बाहर निकल चुका था। मैंने हिम्मत की और मैं घर के कामों में लग गई। अब घर में जब 2 ही लोग होंगे तो क्या ही काम होगा, बिल्कुल थोड़ा सा। मैंने अपने अतीत की इस बात को याद किया और सोचा कि मेरे पिता सही कहते थे कि जहाँ पर सिर्फ 2 लड़के हो उस घर में अपनी बेटी की शादी कभी मत करो। लेकिन मेरी मम्मी ने एक नहीं मानी थी और मेरी शादी यहाँ पर करवा दी थी। अब मुझे अपने पापा की वो बातें बहुत ज़्यादा याद आती हैं कि काश पापा इस बात को उस वक्त किसी ने समझ लिया होता तो आज हालात बिल्कुल अलग होते। मेरी शादी जब सोहन से हुई तो वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और अब तक रखते आए थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया घर के हालात को देखते हुए उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से वो पहली वाली नौकरी छोड़ चुके थे और अब उन्होंने जब दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली थी तो ज्वाइन करे हुए कुछ ही दिन हुए थे और उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ा। लेकिन वो जब शुरू में शहर से बाहर जाते तो वो जल्द ही घर वापस आ जाते थे। वो हर रात को वापस आ जाते थे, लेकिन इस बार उन्हें कुछ ज़्यादा ही दिनों के लिए जाना पड़ा था। इसीलिए मुझे कुछ डर सा लगा। पहले तो मैंने उससे यही कहा था कि जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि जाना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह मेरी पक्की नौकरी तो नहीं है जिसके लिए मैं उन्हें मना कर सकूं। इसीलिए मुझे हर हाल में जाना ही पड़ेगा। मैं क्या कर सकती थी, अब तो मम्मी भी इस दुनिया में नहीं थी जो उनको अपने पास बुला लूं। भाभी और बहनें सब अपने अपने घरों में बिजी थी। अब मैं किसको अपने पास बुलाती, इसीलिए मैं चुप करके अपने पति का इंतज़ार करने लगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो कुछ दिन शहर के बाहर गुजारेंगे तो मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। एक दिन अपने देवर को स्कूल छोड़ने गई तो वो वहीं पर खड़ा था और मुझे देखता रह गया। ये बात मेरे देवर ने नोट कर ली थी। मैं जल्दी से स्कूल के अंदर गई क्योंकि आज मेरे देवर के स्कूल में पेरेंट मीटिंग थी। अब बेचारी मेरी सास तो थी ही नहीं, इसीलिए मैं उसकी माँ की सूरत में उसके स्कूल वालों से मिलने के लिए चली गई। जैसे ही मैं मीटिंग रूम के अंदर गई वो मेरे बिल्कुल सामने बैठा हुआ था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो जल्दी से खड़ा हो गया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट तो वही थी जो कुछ और साल पहले थी। सब कुछ वैसा ही था, वो बिल्कुल भी तो नहीं बदला था, सिवाय इसके कि अब उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। वो बचपन अब नहीं था। मैंने जल्दी से चेहरा नीचे कर लिया, लेकिन शायद देर हो चुकी थी। वो पता नहीं कितनी देर तक मुझे ऐसे ही देखता रहा। तभी अमर ने उसे सर कहकर उसका ध्यान मेरी तरफ से हटाया। उसने बोला, सर ये मेरी भाभी हैं। अमन ने मेरा इंट्रो करवाया तो वो थोड़ा होश में आया और बहुत इज्जत के साथ मुझसे बात करने लगा। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी। पता नहीं क्यों मैं फिर से अपने अतीत में जा चुकी थी। अमन ने उसकी नज़रों से पता नहीं क्या से क्या समझ लिया था। मैंने बस थोड़ी बहुत बात की और फिर अमर से कहा कि अब घर चलो, घर में काफ़ी काम है। लेकिन पता नहीं कब उसके सर ने हमारे लिए खाने पीने का सामान मंगा लिया था। अमर खाता जा रहा था और कहता जा रहा था कि भाभी अब मेरे साथ रोज आ जाया करो। सर ने तो आज बहुत ही ज़्यादा मौज करवा दी। मैंने हिम्मत करते हुए सिर्फ 2 निवाले लिए और फिर उठकर बाहर आ गई। अमर काफ़ी देर बाद बाहर आया। उससे पहले उसका वही सर मेरे पीछे आ गया था। मैं तो खुद ही पहले ही बचाती हुई आ रही थी। मैंने जल्दी से ऑटो में बैठकर अमर को इशारा किया जो अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। हम लोग घर वापस आ गए। घबराहट की वजह से मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अमर घर आ गया और कहने लगा कि अच्छा तो भाभी क्या चक्कर था इस बात का। मैंने उससे कहा कि क्या बात है अमर, किस बारे में बात कर रहे हो? तो उसने कहा, अरे मैं तो सर के बारे में बात कर रहा था। कितने अच्छे हैं ना, आप जानते हैं उन्हें पहले से? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं तो नहीं जानती उनको, मेरा तो उनसे दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा भाभी रिलैक्स, क्यों इतना ज़्यादा घबरा रही हो? मैंने कहा, मैं तुम्हारे भाई की वजह से परेशान हूँ, वो पता नहीं कब वापस आएंगे। मैंने बहुत फिक्र से कहा और हाथ पकड़े हुए गिलास की थरथराहट की वजह से वो महसूस हो रहा था। बात करने के बाद वो मुझ पर ताने कसते हुए हंसा और कहने लगा कि भाई यहाँ नहीं है। तो क्या बात है?
सर तो है ना। उसने ऐसा इसलिए कहा ताकि मैं ये समझ सकूं कि वो हर बात जान चुका है। मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए कि भगवान के लिए किसी को भी मत बताना। तो वो मुझसे कहने लगा कि ये मुझ पर है ना कि मैं इस राज को कब तक अपने दिमाग में रखता हूँ। लेकिन भाभी, आपको देखकर लगता नहीं है कि आप इस कदर। मैं तो आपको बहुत सीधी सादी समझता था और आप लगती भी थी कुछ ऐसी ही। लेकिन आपने कैसे कैसे गुल अपने ज़माने में खिलाए हुए हैं। आप देखें कैसे पर्दे उठ रहे हैं और कैसे भेद खुल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप मेरा एक काम कर देंगी तो मैं ये राज किसी को भी नहीं बताऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी और इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी कि मैंने उसको सारी शर्त मानने के लिए हामी भर दी। मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही था कि वो मुझसे पैसे मांगेगा या कोई कीमती चीज़। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा निश्चिंत थी। अमर, तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगी। मेरे इन जुड़े हुए हाथों की तरफ देखो। भगवान के लिए किसी को कुछ मत बताना। अमर ने कहा, जी मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन इस शर्त के पूरा होने के बाद, और वो शर्त मैं आपको परसों ही बताऊंगा। मैंने कहा, आज ही बता दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस काम में और ज़्यादा देर हो। अरे भाभी, मैं आज बहुत ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, परसों तुम्हें ज़रूर बता दूंगा, या कल आप इतनी बेचैन ना हो। ये कहकर वो बाहर चला गया और मुझे पूरी रात के लिए टेंशन में छोड़ गया। खैर, मैंने हिम्मत की और अपने काम किए कि इसी पल सोहन का कॉल आ गया और मेरी जिस्म बहुत बुरी तरीके से कांपने लगी। मुझे लगा शायद अमर ने उसे सब कुछ बता दिया होगा। बहुत देर रिंग बजने के बाद मैंने उसकी कॉल नहीं उठाई और वो बोल बोल कर खुद ही बंद हो गया। अमर ने पूरा दिन बाहर घूमने फिरने के बाद घर वापस आया तो मैं उसका इंतज़ार ही कर रही थी। वो मुझसे कहने लगा कि भाभी, सर तो मैं आपको परसों ही बताऊंगा, और मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खा लिया है, इसीलिए आप जाकर अपने कमरे में सो जाइए। भाई कल या परसों आ जाएंगे। तो वो इस एक्सप्रेशन से कह रहा था कि मैं उसकी उम्र और उसके स्वभाव का अंदाज़ा करने लगी। मैं अपने कमरे में चली गई और रात भर टेंशन में ही रही। ना मैं ढंग से खा सकी और ना ही पी सकी। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि साथ वाले कमरे में कोई बात कर रहा है। हमारे घर में सारे कमरे ऐसे ही थे, बराबर बराबर। मुझे आवाज़ पहले से और ज़्यादा आने लगी तो मैंने अपने कमरे की दीवार से सुराख में से बातें सुनने की कोशिश की। मेरे पैरों तले ही जमीन निकल गई, क्योंकि साथ वाले कमरे में मेरा देवर एक लड़की के साथ चिपक कर बैठा हुआ था। वो लड़की उसके बहुत ज़्यादा करीब थी और वो उसके कान में बार बार कोई बात कह रहा था। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। पहले तो मेरा दिल करा कि अभी जाकर इसका हाथ पकड़कर इसके मुंह पर इतने थप्पड़ मारूं, लेकिन ये गिर ना सके। लेकिन फिर अगले ही पल मुझे ये सोच परेशान करने लगी कि अमर बहुत ज़्यादा चालाक है। ये ना हो कि मेरे जाने से पहले इस औरत को इधर उधर छुपा दे और फिर अपने किए को माने ही नहीं, कहे कि मैंने तो कुछ नहीं करा। इसीलिए मैंने एक दिन 2 दिन इंतज़ार करने का सोचा कि मैंने इसे अगर दोबारा इस हालत में देखा तो फिर मैं इसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। खैर, बहुत ही मुश्किलों से ये रात गुजरी। कल गुड फ्राइडे था, इसीलिए उसको स्कूल नहीं जाना था। उसके स्कूल की छुट्टी थी, इसीलिए मैं भी बेफिक्र से सोई रही। लेकिन जैसे ही मुझे याद आया, मैं जल्दी से उठी और जाकर अमर को जगाया। वो एकदम हड़बड़ा के उठ गया और कहने लगा कि भाभी, कम से कम छुट्टी वाले दिन तो मुझे आराम से सोने दिया करो। वो मैं कह रही थी कि मैं गरम गरम नाश्ता बनाने जा रही हूँ, तुम भी खा लो। वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा, फिर उसने मुझसे बिना कुछ कहे मेरे ही पीछे पीछे किचन में आ गया। वहाँ एक स्टूल पर बैठा और साथ ही जम्हाई ऊपर जम्हाइयाँ लेने लगा। मैंने उससे कहा कि क्या बात है, रात भर सोए नहीं हो क्या? मैंने तो एक नॉर्मल सी बात की थी, लेकिन वो मेरी बात का गलत मतलब ले गया और कहने लगा कि भाभी, रात को जागना तो आपका काम है, किसी की यादों में। मैं भला मासूम सा बच्चा क्या करूँगा रात को जाग कर?
मैं उसकी इस बात पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई और फिर कोई बात ना कर सकी। वो बहुत ही मज़े से नाश्ता करने लगा और जब पेट भर गया तो वो मुझसे कहने लगा कि भाभी मेरी बात सुनो, आप यूं ही ना डरा जाया करो, बहुत अच्छी हैं आप, और आप मेरी शर्त सुन लीजिए। मैं एक ही शर्त पर भाई को ये बात नहीं बताऊंगा, अगर आप मेरी ये बात मान लेंगी। और इसके बाद अमर ने मुझसे जो कुछ भी कहा वो सुनने की हिम्मत मैं कहाँ से लाई। मैंने किस तरह से वो बात सुनी और किस तरह से वो बात सही, ये तो मेरा भगवान ही जानता है। वो तो मेरे साथ। मैंने कहा, अमर आखिर तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई? ये बात कहते हुए आंसू मेरी आंखों से तेजी से बह रहे थे। मैं लगातार उसको देखे ही जा रही थी। अभी शायद ये अपनी कही बात पर शर्मिंदा हो जाए, ये समझने के काबिल हो जाए कि ये मेरी भाभी ही है, ये तो मेरी माँ समान है। मैंने उससे माँ जैसा ही सलूक किया, लेकिन कभी देवर भी भाभी माँ जैसे रिश्ते को समझ सकते हैं क्या? वो कभी नहीं समझते। इसीलिए ही इस दुनिया के घटिया इंसान ने इतनी कम उम्र में इतनी घटिया बात कर दी थी। मैंने उससे कहा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? उसने कहा कि हाँ, मुझे अंदाजा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ जो आप सुन रही हैं। अगर आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया तो आप इसकी जिम्मेदार खुद होंगी। ये तो बिल्कुल वही बात हुई कि आगे कुआं और पीछे खाई। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो मैं फंसती, और अगर मान लेती हूँ तो मैं ही मरती हूँ। इसीलिए बहुत सोचने समझने के बाद मैंने ये सोच लिया कि ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। बेशुमार आंसू मेरी आंखों से बहते हुए मेरे गालों पर निकले और मैं यही कह रही थी कि भगवान मेरी मदद कर दे, मैं क्या करूं? मैं वहीं किचन के स्टूल पर बैठ गई कि आखिर मैं ये शर्त कैसे मानूं, मैं क्या करूं? मैं ये सोचती रही, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं सकी। और फिर मेरा खाना भी जल गया और ना मैं नाश्ता कर सकी और ना कुछ और। मैं बस वहीं किचन में बैठी बैठी रोती रही। अमर कहीं बाहर जा चुका था। मेरे दिल से इसके लिए नफरत ही नफरत निकल रही थी कि ये इतना सा लड़का मेरे दिन रात चैन सुकून का कितना बड़ा दुश्मन बन चुका है। भगवान इसे अकल दे दे। अभी इसे बाहर गए हुए कुछ ही देर हुई थी कि वो वापस आ गया और आकर कहने लगा कि भाभी आपने क्या सोचा? मैंने कहा, अमर ये सब तुम क्या कर रहे हो? किस बात का बदला तुम मुझसे ले रहे हो? भाभी जी, आखिर किस बात का बदला मुझे तुमसे लेना है? आप तो मेरी माँ जैसी हैं। और फिर भला अपनी माँ को कौन तंग करता है? इसकी एक बात से 100 शैतानियाँ झलक रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसका मुंह नोच कर रख दूं, इसके गालों पर इतने थप्पड़ मारूं कि इसे सब होश आ जाए। कहने लगा, भाभी जी फिर आज रात को तैयार रहना, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। भगवान ने मुझे किस गुनाह की सज़ा दी? मैं किस गुनाह की सज़ा मुझे मिल रही थी? मैं तो दुआ ही कर रही थी कि भगवान दिन को और बढ़ा कर दे, रात कभी न हो, क्योंकि इस रात ने मेरे मुंह पर काली घी मलने देनी थी। क्योंकि इस कलंक की स्याही से कुछ नहीं हुआ, मेरे दिल के उजालों पर अंधेरा छा जाएगा। मैं चुपचाप बैठी रही कि मैंने देखा कि दिन ढलने लगा, मतलब कि रात होने में कुछ ही देर बाकी है, मतलब कि मुझे मौत आने में कुछ ही देर बाकी है। देखते ही देखते रात के 9:30 बज गए और मैं खाना बनाने लगी। और खाना बनाकर मैं नहा धोकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। मैं अभी प्रार्थना करने खड़ी हुई थी कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। इसीलिए मैंने दरवाजे पर होने वाली दस्तक की परवाह किए बिना ही पूजा चालू रखा। दस्तक अब तक हो ही रही थी, लेकिन मैं इस पाप से बचने के लिए भगवान के सामने ही खड़े रहना चाहती थी। अब दरवाजे पर होने वाली दस्तक रुक चुकी थी और मैं पूजा भी कर चुकी थी। तभी मुझे बाहर वाला दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं तेजी से उठी और मैंने कमरे की कुंडी लगा दी। दरवाजे पर अमर ही था। उसके पास घर की डुप्लीकेट चाबी होती थी, इसीलिए वो घर में आ चुका था। उसने मेरे दरवाजे को खूब खटखटाया, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। बस उसकी आवाज़ आई कि भाभी आप अपने लिए खुद मुसीबत इकट्ठा कर रही हैं। आपको अपना खुद ख्याल नहीं है तो आपका ख्याल किस तरह से रखोगी? वो काफ़ी देर तक दरवाजे पर खड़ा होकर बोल बोल कर चला गया, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि आज की रात मैं भी दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए।
पूरी रात मैंने सुकून से सोकर गुजारी और फिर सुबह उठते ही मैं किचन में चली गई और मैंने अमर से कहा कि आज से तुम खुद ही स्कूल चल जाया करो क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं। वो मेरे मुंह की तरफ देख रहा था। उसने मुझसे एक भी शब्द नहीं कहा। साथ में उसने अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकल गया। लेकिन मैं कुछ ही देर के बाद रास्ता बदलकर उसके पीछे ही चली गई क्योंकि मैं भी देखना चाहती थी कि ये किन कामों में पड़ा हुआ है और उसकी जान पहचान किन लोगों के साथ है, क्योंकि उसकी जितनी उम्र थी उससे तो बहुत बड़े बड़े वो बातें और काम कर रहा था। मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसको पता नहीं था कि मैं उसके पीछे आ रही हूँ और मैं रास्ते को बदल बदल कर चल रही थी। मैं उसके स्कूल पहुँची तो मैंने गार्ड से पूछा कि अमर स्कूल पहुँच गया है, तो वो मुझसे कहने लगा कि हाँ वो तो पहुँच गया है। मैं कुछ सुकून सी होकर घर की तरफ लौट आई। मैं घर की तरफ जब लौट रही थी तो सर मुझे रास्ते में मिले और मुझसे कहने लगे कि तुमने मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों किया। वो मुझसे गुस्से में था और मेरी तरफ लगातार देख रहा था। मैंने पहले तो तेज तेज चलना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसे लगातार अपने पीछे आते हुए देखा तो मैं एक जगह रुक गई और मैंने उससे कहा कि अगर अतीत नहीं भुलाया जाता तो उस वक्त तुम्हें गायब नहीं होना था, और जब मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो तुम मुझसे ये सब बातें क्यों करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये सब करने से मैं अतीत में चली जाऊंगी? तो अब ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये तुम्हारी भूल है। मैं उसे जल्दी से सुनाकर और तेजी से चलती हुई अपने घर की तरफ आ गई और घर में आ गई। मैं बहुत हैरान हो गई कि दरवाजे पर लगा ताला अब दरवाजे पर नहीं था। मैं घर में गई तो मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि घर में सोहन खड़े थे, लेकिन वो हमेशा की तरह मुस्कुरा नहीं रहे थे। वो थके हुए थे, लेकिन मैं एकदम से जाकर उनके सीने लग गई। वो जल्दी मुझे एक तरफ करके कमरे में चले गए। मैं उनके इस व्यवहार से बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि अचानक क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। एकदम से मेरे दिमाग में आया कि अमर ने शायद इन्हें कुछ गलत ना बता दिया हो। वो नहाकर जब बाहर निकले तो मैंने उनसे कहा कि मैं नाश्ता बना चुकी हूँ, आ जाओ कर लो। तो उन्होंने बहुत ही ठंडे लहजे में से जवाब दिया कि मैं नाश्ता करके ही आया हूँ। मैंने उनके करीब जाकर पूछा कि सोहन कुछ हुआ है क्या? तो वो मुझसे कहने लगे कि नहीं, अभी कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द बहुत कुछ होने वाला है। तुम जाओ मौज करो। मैं टिप टिप रोने लगी और ये सोचने लगी कि भगवान किसी भी तरह मेरे अतीत से मेरा पीछा छुड़वा दे। मैं नहीं जानती कि मेरे कौन कौन से पाप इतने ज़्यादा हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसी सज़ा मिल रही है। अमर के आने पर सोहन का मूड बिल्कुल ठीक था और वो उसे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मेरे दिल में अमर के लिए बहुत ज़्यादा नफरत आ चुकी थी। ये लड़का मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल बन चुका था। सोहन ने मुझसे कहा कि अब मैं आ गया हूँ तो कुछ दिन के लिए अच्छा रहेगा कि तुम अपनी मम्मी के यहाँ पर चले जाओ। लेकिन मैं क्यों जाऊँ? अभी तो घर वापस आए हैं, मुझे कहीं नहीं जाना है। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था कि तभी शाम को मेरे घर से कॉल आ गई कि छोटी भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसीलिए मुझे जल्दी से वहाँ जाना होगा। सोहन मुझे वही मम्मी की तरफ घर की तरफ उतार कर वापस आ गए। लेकिन मैं जैसे ही घर में गई तो सामने बैठे इंसान के ऊपर जब मेरी नज़र पड़ी तो मेरी सांसें रुक सी गई थी। सामने सोफे पर मेरा वही पुराना प्यार बैठा हुआ था। उसने मुझे नहीं देखा, इसीलिए मैं जल्दी से दौड़ती हुई भाभी के कमरे में गई, जहाँ पर भाभी बिल्कुल ठीक बैठी मुस्कुरा रही थी। ये क्या भाभी, जब आप बिल्कुल ठीक हैं तो आपने ऐसा मजाक करके मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? अरे यहाँ आओ तो सही, ये जो बाहर आदमी नहीं बैठा, ये मेरी बहन के रिश्ते के लिए आया है। मैंने इसे यहीं पर बुला लिया था ताकि तुम्हारे भाई इससे खुलकर मिल सके और साथ ही एक दूसरे से बातें कर ले, क्योंकि उसके माता पिता नहीं हैं और इसे जो कुछ करना है खुद ही करना है। भाभी बहुत ही ज़्यादा खुश होकर बता रही थी। मैं उनकी मुंह की तरफ देख रही थी। अगर आपको इससे रिश्ता करना है तो मुझे झूठ बोलकर यहाँ पर बुलाने की क्या मकसद है और क्या ज़रूरत थी? मैं सच में भाभी से नाराज़ हो चुकी थी, इसीलिए कोई बात भी नहीं की। वो मुझे मनाने की लगातार कोशिश किए जा रही थी, लेकिन मैं एक तरफ मुंह बनाकर बैठ गई।
कुछ देर बाद ही भाई ने हम सबसे कहा कि खाना लगाएं। मैंने न चाहते हुए भी खाना लगाया और इस पर मुसीबत थी कि वो मुझे खाना वहाँ उसके साथ बैठकर खाना भी पड़ा। उसकी नज़रें लगातार मुझे ही देखे जा रही थी। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हुई। अभी हम खाना खा ही रहे थे कि अमर और सोहन वो दोनों भी यहाँ आ गए। अरे वाह, यह तो बड़ी पार्टी हो रही है, वो भी हमारे बिना ही। अमर ने आते ही पनीर उठाया और उसे तुरंत खाते हुए ऊंची आवाज़ में सबसे बातें करने लगा। जब ये दोनों आए थे तब मेरा आशिक वॉशरूम में चले गया था, लेकिन अमर उनको देख चुका था और लगातार इंतजार में था। लेकिन उससे पहले मेरा प्रेमी जा चुका था, उसे कुछ जरूरी काम था। सोहन और अमर को भी भाई नहीं बुलाया था, वो आज हम सबको सरप्राइज दे रहे थे। मेरी तो जान पर ही बन हुई थी। अमर और सोहन जा चुके थे और सोहन मुझसे कहकर गए थे कि मैं अभी कुछ दिन और यहीं पर रहूँगा। मैं अगले ही कुछ दिनों तक यहीं पर रही और भाभी के साथ जाकर शॉपिंग करती रही। भाभी हर बात पर मेरे प्रेमी से पर ही शुरू हो जाती थी और जाकर उसी पर ख़त्म होती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश थी और साथ में वो उसकी बहुत भी तारीफ़ें किया करती थी। एक दिन हम शॉपिंग कर रहे थे तो भाभी को याद आया कि साड़ी मैचिंग का ब्लाउज तो वो दुकान पर ही छोड़ कर आ गई हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान था, इसीलिए मैं वहीं पर एक साइड में सारा सामान लेकर बैठ गई और भाभी से कहा कि आप जाइए, सारा सामान उठाकर ले आइए। भाभी चली गई और मैं वहीं पर एक तरफ खड़ी हो गई और वहीं जाकर बैठ गई। तभी मुझे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। वो और कोई नहीं, मेरा प्रेमी ही था। मैंने उससे कहा कि तुम क्यों लगातार मेरा पीछा कर रहे हो, क्या चाहते हो तुम? तो वो कहने लगा, मैं तुम्हारे पीछे क्यों आऊँगा। वो कहने लगा, तुमने क्यों अपने आप को ऐसे डर में बंद कर लिया है कि जहाँ आसपास तुम्हारे सिर्फ परेशानियाँ ही हैं। वो मुझे बहुत हैरत से ये सवाल पूछ रहा था। न जाने कब के रुके हुए आंसू मेरे उसके ये पूछने पर छलक पड़े। वो आगे बढ़ा और मुझे एक टिश्यू दिया। मुझे पता नहीं कि मैंने किस अंदाज से वो टिश्यू पकड़ा और फिर मैंने उससे अपने आंसू साफ किए। कुछ ही देर में भाभी भी वहाँ आ गई। मुझे नहीं पता उन्होंने देखा या नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ सवाल नहीं किए। वो चुपचाप होकर मेरी तरफ देखती रही। मेरी सूजी हुई नाक और आंखें देखकर उन्हें बहुत कुछ समझ में आ गया था। भाभी ने मुझसे बहुत प्यार से पूछा कि क्या हुआ। मैंने बहुत शांति से जवाब दिया कि मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। उन्होंने मुझे गले से लगाया और अपने साथ लेकर चल पड़ी। आज की शॉपिंग इतनी ही थी, क्योंकि मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी। जब हम लोग घर पहुँचे तो भाई की बहुत ऊंची आवाज़ में बात करने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि वो किसी से लड़ाई कर रहा है। हम लोग एकदम अंदर गए तो अंदर सोहन बैठे हुए थे और वो मेरे ही बारे में कुछ उल्टा सीधा कह रहे थे कि मैं उसके भाई का ख्याल ठीक से नहीं रखती हूँ और मैं बहुत लापरवाह हूँ। भाई से ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और वो मेरी तरफ बढ़े और पूछने लगे कि ये सब क्या है। भाई हमेशा मुझे बच्चा कहकर ही बुलाते थे। अरे ये क्या है, बताएगी? हमारी तो किस्मत ही खराब थी जो हमने इसे अपने घर में जगह दी। बस इसे यही रखे। अब अपने घर में मेरा इसके साथ अब कोई रिश्ता नहीं है। मैंने एकदम से सोहन की ये बात सुनी तो मैंने भाई से कहा कि अभी इसी वक्त आप अमर को फ़ोन करके बुलाइए। भाई ने एकदम कॉल करके अमर को बुलाया और वो कुछ ही देर में वहाँ पर आ गया। कुछ देर बाद अचानक से मेरा प्रेमी भी घर आ गया था। उसे मेरे भैया ने ही बुलाया था। जैसे ही मेरा प्रेमी घर आया तो उनकी नज़र सोहन पर पड़ी। जब सोहन ने मेरे प्रेमी को देखा तो दोनों की आंख से आंसू एकदम छलक पड़े। सोहन के आगे बढ़े और मेरे प्रेमी को गले से लगा लिया। ये तो मेरा भाई है जो कुछ साल पहले ही गायब हो गया था और यह भी एकदम से यहाँ मिला है। ये सब क्या है? दोनों भाई अतीत में चले गए जहाँ उन्हें एकदम से सब कुछ याद आने लगा। वो कहने लगे कि जब मम्मी का देहांत हुआ तब मैं उस वक्त आर्मी ज्वाइन कर चुका था और आर्मी वालों की नौकरी तो ऐसी ही होती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। और जब एक दिन मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई तो मुझे बॉर्डर के बिल्कुल पास तैनात कर दिया गया। वहाँ अलर्ट का निशान तो लगा हुआ था, लेकिन मुझे रात के अंधेरे में पता नहीं लग सका। आज फिर मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया और फिर मैं दूसरे मुल्क के कैद में जा पड़ा। फिर मैं वहाँ 4 साल रहा। वहाँ के 4 साल मेरे लिए 400 साल के बराबर थे,
क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुरी कैद थी, रोज़ जुल्म होते थे। और फिर मैंने अपनी चैन उतार कर एक दोस्त को दे दी कि अगर मैं यहाँ मर गया तो ये चैन मेरे देश को, मेरे पापा तक पहुँचा दे। और मुश्किल ये हुई कि मुझसे पहले वहीं पर वो मर गया और बस अखबार में उसकी मरने की खबर दे दी गई और उसमें उसकी चैन की बहुत जूम करके दिखाया गया। मेरे घर वालों ने जब यह खबर पढ़ी तो रो पीट कर मुझ पर ही सब्र कर बैठे। हमारे चाचा और ताऊ ने तो बहुत खुश थे कि चलो एक बेटा तो गया, अब सारी जायदाद के वारिस हम सब खुद ही होंगे। इसीलिए वहाँ मेरा एकदम से उन सब के सामने आ जाना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए मैं किसी के सामने नहीं आया, लेकिन मेरे पापा ने वहीं बॉर्डर के पास ही डेरा लगा लिया, क्योंकि वो जब समझते थे कि मैं जिंदा हूँ और उनकी दुआओं ने मुझे जिंदा भी रखा। उनकी कैद से जब मैं निकला तो मेरे पिता वहीं बॉर्डर के पास एक झुग्गी में रहते थे। उनका हुलिया अब तक ऐसा ही था कि मैं इतने टाइम बाद उनको एक नज़र में पहचान सकता था। जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनको अपने साथ ही घर लेकर आ गया। अब इतने साल जेल में रहने के बाद और इतना जुल्म सहने के बाद कुछ तो असर होता ही ना। मैं अपने घर का पता पूरे तरीके से भूल चुका था और पापा की भी बुढ़ापे की वजह से और सदमे की वजह से याददाश्त खत्म हो चुकी थी। फिर मैं भटकते हुए वापस अपने शहर में आ चुका था, जहाँ पर मैंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। वहाँ मैंने एक दिन अमर को देखा, क्योंकि ये मेरे कैद के दौरान बहुत ज़्यादा छोटा था, लेकिन इसकी गाल पर यह लाल निशान इसकी निशानी बन गया है। और फिर मैंने इसको पहचान लिया और फिर मैंने इससे खूब दोस्ती की और मैंने इसे सब कुछ बता दिया। उसने मुझसे कहा कि ये मुझे हर सूरत में अपने साथ लेकर जाएगा। फिर एक दिन मैंने भाभी को देखा तो मुझे कॉलेज का वक्त याद आ गया, जब हम एक दूसरे को पसंद करते थे। अमर कहने लगा कि यही आपको अपने साथ घर लेकर जा सकती है। और फिर मैंने इसे मेल मिलाप बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पुरानी बातों की वजह से इस औरत ने मुझ पर जरा भी भाव नहीं दिया, बल्कि इसने हमेशा ही मुझसे बहुत सख्त और तंग लहजे में बात की। और फिर उसने अमन की भी कोई बात नहीं मानी। पापा जी मेरे साथ ही हैं। एकदम से पिछले कमरे से बहुत ही ज़्यादा बूढ़े आदमी निकले और आते ही अपने तीनों बेटों को और मुझे गले से लगा लिया। अब हम सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन अमर की खुशी दुगनी थी, क्योंकि वो सबसे छोटा होने की वजह से सबसे ज़्यादा अपने माँ पापा को मिस करता था। लेकिन उसे माँ तो नहीं मिल सकती, लेकिन इतने सालों बाद उसके पापा उसे मिल गए थे। फिर अमर ने अकेले में मुझसे बोला, प्लीज़ भाभी मुझे भी आप माफ़ कर दो, मैंने भी आपको बहुत तंग किया है। मैं तो आपके सिर्फ मज़े ले रहा था और आपको डरा रहा था। मुझे पता चल गया था कि उस रात आपने मुझे उस लड़की के साथ देख लिया था। मैं डर गया था कि कहीं आप मेरे बारे में सारी बातें भैया को न बता दे। मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ और आप मेरी माँ समान हैं। फिर मैंने भी अमर से माफ़ी मांगी कि मैंने तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या गलत सोच लिया था। हम दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया। अब हम सब के चेहरे खिले हुए थे, हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सोहन ने सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगी थी और मैंने भी उसको दिल से माफ़ कर दिया था। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी, मज़ेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।